हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों ने अभी तक की अपनी सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली होंगी और होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब तक की इन क्लासेस में मैं आपको पिछली 3 क्लासेस में डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। डिडक्शन चैप्टर में जो जो प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक्सेप्ट वन प्रोविजन, सेक्शन 80CC-D। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं सैलरी का एक सेक्शन आपको कवर करवाऊंगा अलग से। जो अमेंडमेंट आपकी आई है इस फाइनेंस एक्ट 2020 में, उसके साथ मैं उसको टेकअप करूंगा। तो फिलहाल आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस। मैंने 20 के अराउंड क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से लिए हैं इस क्वेश्चन बैंक में, और 14 के आसपास मैंने कुछ अपने क्वेश्चंस यहां पर रखे हैं। सो ओवरऑल यू विल गेट अ 34 क्वेश्चंस ऑन द डिडक्शन चैप्टर, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूं। कुछ क्वेश्चंस हम लिख के डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम ओरली डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम क्वेश्चन के ऊपर ही टिक मार्क कर करके ही डिस्कस करेंगे। तो जहां जैसा जरूरी होगा वैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपके ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जो आईसीआई स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं डिडक्शन चैप्टर पर। और इसके अलावा 14 या 16 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको दिए जाएंगे, तो उन्हें आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके आंसर भी मैं आपको दूंगा। हमेशा की तरह मेन आंसर आपको दिया जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन उसका अवेलेबल नहीं होगा। तो आप उन्हें प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं उनमें डाउट आएगा तो आप प्लीज मुझे कनेक्ट करिएगा। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं डिडक्शन चैप्टर पर। मैं कोशिश करूंगा हर प्रोविजन पर एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करवा लूं, क्योंकि जैसा आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस दिए गए थे सीक्वेंस वाइज, उसी सीक्वेंस से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं अपने क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक आपको वीडियो के लिंक पर मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करने के बाद आप क्वेश्चंस उसमें से रेफर करिएगा। सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को साथ के साथ उससे देखते जाइएगा। आइएगा क्लास पर। सबसे पहले आपके सामने आएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऑन डिडक्शन। तो क्वेश्चन बैंक है ये डिडक्शन चैप्टर पर। मैं आपको साफ बता देता हूं पहले ही ये बात, पहले 20 क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से लिए गए हैं और कहीं से नहीं है। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन आर फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। पहले 1 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मैट के हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 टू 36 आप मान सकते हैं, 16 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, वो आपके अदर क्वेश्चंस हैं। तो ये जो अदर क्वेश्चंस हैं, दीज आर होमवर्क। और जो पहले 20 क्वेश्चन है ये आईसीएआई एसएम से दिए गए हैं। वैसे तो ये भी होमवर्क ही रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, अगर उनका आपको सोल्यूशन देखना है या कहीं आप स्टक हो रहे हैं, तो आप स्टडी मटेरियल रेफर करिएगा, आपको वहां सोल्यूशन इनके मिल जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन के सामने आप देखिएगा मैंने लिखा हुआ है आईसीएआई स्टडी मटेरियल। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। बड़ा ही मजा आएगा आपको आज के इस डिस्कशन में, क्योंकि आज हम पूरी डिडक्शन को रिवाइज कर डालेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेक्शन में हमने क्या क्या बारीकियां पढ़ी और क्या क्या बारीकियां हमने छोड़ दी। मैंने आपको पढ़ा तो दी, लेकिन आपने उसे उतना गहराई में नहीं देखा जितना गहराई में उसे देखना चाहिए था, वो आपको यहाँ पता चलेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे उन गहराइयों पे ही सवाल पूछेगा। इंस्टीट्यूट ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ डिडक्शन देंगे या नहीं देंगे। वहां पर वो आपसे डेट्स में डिपेंडेंट सन है या नहीं है, इन सारी चीजों पर कंफ्यूज करते करते आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। तो हमारा मेन डिस्कशन केवल इसी बात पर रहेगा कि ये डिडक्शन मिलेगी, क्या टेक्निकल ग्लिचेस होंगे, क्या बारीकियां हैं जहां पर डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगी, एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ मैंने आपका डिडक्शन की बुक खोल ली है, तो बुक में से हम कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे, क्योंकि हम बिना देखे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस अभी हमारे में आया ही नहीं है कि हम बिना देखे कुछ कर पाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे नकलची बंदर की तरह से एक बुक भी ओपन कर ली है, ताकि हम नकल मारते रहें समय समय पर।
और यहाँ पर मैंने खोल लिया है अपनी बुक नोटिंग पार्ट, जहां पर मैं आपको नोटिंग करवाऊंगा। तो यहाँ से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा क्वेश्चन बैंक का। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कोई, एक मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं, विच इज मोर रेलिवेंट बिफोर प्रोसीडिंग एनी क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे पहले हमारे लिए वो डिस्कशन जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है सेक्शन 115 बीएसी को लेकर। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, सर सेक्शन 115 बीएसी आपने करा दिया या अभी कराना है? तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, सेक्शन 115 बीएसी वैसे तो हम बिट्स एंड पीसेस में कर चुके हैं कई जगहों पर। आपको याद होगा जब मैंने सैलरी का चैप्टर कराया तो मैंने वहां पर भी आपको बताया, अगर आप सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं तो आपको अलाउंसेस की जो एग्जम्पशन मिलती है वो नहीं मिलेगी। फिर मैंने हाउस प्रॉपर्टी में आपको कराया तो मैंने ये बताया कि अगर आप सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर मैंने आपको सेक्शन 115 बीएसी डिडक्शन स्टार्ट करते में भी बताया कि अगर आप सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं तो आपको डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगी। तो ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन डिडक्शंस को स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट इट कि अगर कोई एसएससी सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट करता है तो उसको जो डिडक्शन दी जाती है सेक्शन 80 सी से लेके 80 यू तक की, वो भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगी। कुछ डिडक्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो डिडक्शन हमने पढ़ी हैं अपने सिलेबस में, मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। हालांकि मैं इस पर अलग से, मैं फिर कह रहा हूं, आप कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, मैं फिर कह रहा हूं, इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो भी मिलेगा जिसमें मैं A to Z सारी बातें बताऊंगा विच इज रेलिवेंट फॉर द सेक्शन 115 BAC। बट क्योंकि चैप्टर के अंदर मुझे बिट्स एंड पीसेस में बातें बतानी पड़ती हैं, इसलिए मैं आपको डिडक्शन में फिर से बात रिपीट कर रहा हूं। अगर आप सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं, अगर आप सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी 80C से 80U तक की, एक्सेप्ट फ्यू। ये मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी डिडक्शन है जो आपको मिल जाएंगी। बट फिलहाल आप मान के चलिए जो डिडक्शंस मैंने आपको पढ़ाई हैं वो डिडक्शन आपको नहीं दी जाएंगी अगर आप सेक्शन 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको मोटा मोटा मैं कह सकता हूं 70 to 80% मैंने आपको सेक्शन 115 बीएसी पूरा करा दिया है, इसमें और बातें नहीं है। बट फिर भी क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग इतनी डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हो कि मेरी हर वीडियो को आप ध्यान से देखो और हर वीडियो में मैं जो बात कह रहा हूं आप उसे बहुत बारीकी से सुनो। मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं और चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मैं सेक्शन 115 बीएसी पे आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। कब दूंगा? 11 अप्रैल को आपको एक वीडियो मिलेगी which is only for the section 115 BAC, और 12 अप्रैल को आपको एक वीडियो मिलेगी, सेपरेट वीडियो रहेगी जो आपके AMT पर होगी। AMT मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये इस पर रहेगी। तो आप देखिए कोर्स आपका 10 तारीख को खत्म हो जाएगा, बट 11 और 12 तारीख को आपको बोनस वीडियोस मिलेंगी और वो बोनस वीडियो होंगी सेक्शन 115 BAC पर और सेक्शन नहीं सॉरी AMT पर, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पर। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको इतना वादा दिला रहा हूं। देखिए जब हमने इतना लंबा साथ निभाया है तो थोड़ा सा साथ और सही, 6-7 दिन का साथ और सही, ट्रस्ट रखिए, आपको कवरेज पूरी मिलेगी, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कवरेज पूरी रहेगी तो पूरी ही रहेगी, मैं ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आ जाए और आप बाहर निकल के मुझे गालियां दें कि सर आपने ये चीज नहीं पढ़ाई थी। आप बाहर आएंगे ना, आप लिख लो, एक पेपर पे लिख लो कहीं ये बात, या रिकॉर्ड कर लो, देखो वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लो, यूट्यूब भी रिकॉर्ड कर रहा है, आप भी रिकॉर्ड कर लो।
आप जब पेपर दे के बाहर निकलोगे ना, इस मई 2021 का जब आप पेपर दे के बाहर निकलोगे, मैं आपको ये रिटर्न में लिख के दे सकता हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जिसे आप ये कह पाए कि सर ये कॉन्सेप्ट आपने हमें नहीं कवर करवाया था या ये कॉन्सेप्ट आपने हमें नहीं पढ़ाया था। मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं, मई 2021 में पूछे जाने वाला हर कॉन्सेप्ट, चाहे वो आईपीसीसी के पेपर का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट के पेपर का हो, हर कॉन्सेप्ट मेरी इन क्लासेस में कवर होगा। और नहीं तो मैं आपको एक काम करके दे सकता हूं, वैसे ही आपके लिए टाइम वेस्ट एक्टिविटी होगी, बट अगर फिर भी आप ये ट्रस्ट पाना चाहते हैं तो ये काम मैं आपके लिए करके दे सकता हूं कि जैसे ही मई 2021 का पेपर हो जाएगा, मैं उस पेपर को आपके साथ डिस्कस करवा दूंगा कि देखिए ये वाला मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में इतने मिनट पर आपको समझाया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में इतने मिनट पर आपके साथ डिस्कस किया था। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सेक्शन 115 बीएससी भी करेंगे, बड़े धूमधाम तरीके से करेंगे। और आपको मैं ना समझा दूं ना 115 बीएससी, तो मेरा आप नाम बदल दीजिएगा, इतना मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं। आपको मैं 115 बीएससी ऐसा समझा दूंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे सेक्शन 115 बीएससी होता क्या है। और एएमटी में तो आप पूछो ही नहीं, एएमटी में तो मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा आपके साथ में कि एएमटी में आप गलती करें मतलब ही नहीं बनता। तो प्लीज इन दो चीजों के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, सेक्शन 115 बीएससी 11 तारीख को हम करने वाले हैं, एएमटी हम 12 तारीख की वीडियो में करने वाले हैं। डोंट वरी, कवर हम सब कुछ करेंगे। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो आई होप यही एक डाउट चल रहा था जो मैं व्हाट्सएप पर देख रहा हूं, टेलीग्राम पर देख रहा हूं या अपने यूट्यूब कमेंट्स में चेक कर पा रहा हूं। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में। आई होप अब आपको इस पर क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आइएगा मेरे साथ, नाउ वी आर स्टार्टिंग दी क्वेश्चंस डिस्कशन ऑन दी डिडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन बैंक पे आइएगा। क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। आपको 80C के अंदर की डिडक्शंस बतानी है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। सो 21-22 की जो भी डिडक्शंस है वो आपको यहाँ पर बतानी है, वो कौन सी डिडक्शंस आपको मिलेंगी। इन रेस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दिस डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन हियर अंडर। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हमने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी थी। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से पहले है, अगर 3 से 12 के बीच में है, 12 से 13 के बीच में है, 13 के बाद की है, तो ऐसी हमने कुछ बातें पढ़ी थी। हाँ देखिएगा, यहां लिखा है डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी 30/3/2012, सेल्फ अपने लिए 5 लाख का सम एश्योर्ड है और 51,000 आपने प्रीमियम दिया है। पता है क्यों दिया है आपको सम एश्योर्ड? ताकि आप यहाँ पर एक परसेंटेज निकाल पाए कि आपने प्रीमियम कितना परसेंट दिया। इफ यू रिमेंबर, वहां पर आपको मैंने बताया था 10%, 15% और 20%। तो अगर पॉलिसी आपने इस डेट में ली है तो 10% से ज्यादा प्रीमियम अगर आप पे करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप 15% से ज्यादा पे करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। आइए उस चार्ट पर आइए, देखिए मैं वो आपको चार्ट दिखाता हूं। हमने चार्ट बनाया था 80C के प्रीमियम के लिए, मुझे ढूंढने दीजिए हमने वो चार्ट कहां बनाया था। 80C ये रहा, ये देखिएगा। अगर आप पॉलिसी 1/4/2003 से पहले लेते हैं तो 20% तक का अगर आप प्रीमियम देंगे तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। अगर आपने पॉलिसी 1/4/2003 से 31/3/12 के बीच में लिए तो 20% तक का प्रीमियम आप दे सकते हैं। अगर आपने 20% तक का प्रीमियम दिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने पॉलिसी ली है, 1/4/2012 से 1/3/13 तक, 1/4/13 तक, तो 10%। और उसके बाद ली है तो ये डिसेबल्ड और अदर वाली कंडीशन थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ जो पॉलिसी ली है वो कब ली है। पॉलिसी आपने ली है सर यहाँ पर 30/3/2012। अब ये 30/3/2012 किस में आता है? 30/3/2012 सर इसमें आता है। तो यहाँ पर आप कितना परसेंट प्रीमियम दे सकते थे?
20% तक का अगर आप प्रीमियम देते तो हम आपको डिडक्शन दे देते। अब आपने 20% से अगर ज्यादा दिया होगा तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपने डिडक्शन प्रीमियम दिया कितना, आपने प्रीमियम दिया 51,000। तो बताइए क्या 51,000 5 लाख का कितना परसेंट बनेगा? अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो ये परसेंटेज आएगा, जस्ट अलाउ मी, मैं कैलकुलेटर ले लूं। ये परसेंटेज आएगी सर 51,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 10.2%। इसका मतलब मैं एलिजिबल हूं इस डिडक्शन को लेने के लिए। तो पहले तो आप टिक कर लो कि आपको डिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा, आपने प्रीमियम दिया है, एक पॉलिसी ली है 1 मई 2016 को, तो 1 मई 2016 किस में आएगी सर? पॉलिसी टेकन आफ्टर दिस डेट। अब पॉलिसी टेकन आफ्टर दिस डेट अगर डिसेबल्ड है तो 15% और अगर अदर के केस में है तो 10%। तो आप यहां पर 10% से ज्यादा अगर प्रीमियम देते हो देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट डिडक्शन। बट आपने 10% का प्रीमियम दिया है या उससे कम दिया है तो डिडक्शन दे देंगे। आइए क्वेश्चन पे, आपने प्रीमियम कितना दिया? 20,000। तो बताइए 20,000 डिवाइडेड बाय 150 परसेंटेज में निकालिए कितना आ जाएगा? परसेंटेज में देखेंगे तो सर 20,000 डिवाइड 150 ये आता है 13%। तो इसका मतलब हमें ये डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? 1/4/16 को हमने पॉलिसी ली है, 1/4/16 इसके बाद आता है, तो हमें ये डिडक्शन मिल जाएगी क्या? डिडक्शन हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें कितने परसेंट तक की डिडक्शन मिलेगी? केवल 10% तक की, है ना? 10% की लिमिट है। उसके बाद देखिए, आपने हैंडीकैप पर्सन के लिए डिडक्शन ली, प्रीमियम दिया, पॉलिसी ली थी 1/6/2018। तो अगर हैंडीकैप के लिए लेते हैं, मतलब डिसेबल्ड के लिए लेते हैं, तो उस केस में 15% की लिमिट है। अब आपने कितना प्रीमियम दिया? देखिए, आपने दिया 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो ये हो गया 20%। तो इस केस में क्या हम आपको 20% अलाउ कर देंगे? नहीं, हम यहां पर इसे भी कितना परसेंट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे? 15%। तो आपको जो डिडक्शन दी जाएगी, अब उसकी आप टेबल बनाइए, कितनी डिडक्शन हम आपको यहां पर देंगे। सो यहां लिखिएगा, मैं वापस आ जाता हूं नोटिंग वाले पार्ट पे ही। यहां पर हम नोटिंग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। तो पॉइंट नंबर 1 बताइए, पॉइंट नंबर 1 में आपने 51,000 रुपए पे किया, क्या ये आपको अलाउ हो जाएंगे? यस। तो यहां लिखिएगा डेट, चलिए इसको ऐसे लिखिएगा, सबसे पहले डेट डाल दीजिए, डेट ऑफ पॉलिसी फॉर, और यहां लिखिएगा परसेंटेज, यहां लिखिएगा अमाउंट, और यहां लिखिएगा एलिजिबल अमाउंट। अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे, आपने पहली पॉलिसी कब ली? आपने पहली पॉलिसी ली 30/3/2012 को, तो 30/3/2012 को फॉर सेल्फ, परसेंटेज इसकी अभी हमने निकाली थी 10.2%, और आपको अलाउड कितनी है? हमारे चार्ट के हिसाब से आपको अलाउड कितनी थी? 20%। पॉलिसी जो यहाँ पर ले चुके हैं, आपको कितना परसेंट अलाउ थी? एक बार वापस जाइएगा चार्ट पर, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने कितनी पॉलिसी अलाउ करवाई थी कि कितना परसेंट हमें मिल जाएगा। ये रहा, तो हमें 20% इसका मिल जाता। तो यहां पर आप लिखेंगे, वापस आ जाता हूं मैं उसी पर, 20% आपको मिलता। आपने अमाउंट पे किया है 51,000, तो आपको डिडक्शन भी कितनी दे दी जाएगी? 51,000। दूसरी पॉलिसी आपने ली है अपने स्पाउस की, तो स्पाउस के लिए आपने प्रीमियम दिया है 20,000। अब यहां पर जो प्रीमियम आपने 20,000 दिया, ये प्रीमियम अपने आप पे 13% था, लेकिन हम आपको अलाउ कितना करते? सम एश्योर्ड का 10%। तो आपको जो एलिजिबल डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 15,000। कैसे निकाला है मैंने? 1,50,000 का 10%। उसके बाद देखिएगा, ये पॉलिसी मैंने कब ली थी? डेट डाल दीजिए 1 मई 2016 को।
तीसरे नंबर पर आपने पॉलिसी ली है 1/6/2018 को, तो यहां पर आपकी जो लिमिट थी वो 15% थी, यहां 10 थी। तो ये आपने अपने सन के लिए ली है, सन ही है ना, हैंडीकैप सन। तो यहाँ पर 20% आपने प्रीमियम पे किया, बट अलाउड आपका 15% था, तो 15% और आपने पे किया है 20% ऑफ 4 लाख। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 80,000 आपने प्रीमियम पे किया, बट जो अलाउड था वो कितना था, 4 लाख का 15%, 4 लाख का 15%, जो कि हो जाएगा 60,000। ये मैंने कैसे निकाला, 4 लाख का 15%। तो टोटल जो आपको डिडक्शन हम देने जा रहे हैं, वो हम देने जा रहे हैं लगभग 51,000 की ये वाली डिडक्शन हम आपको देंगे। उसके बाद 15,000 रुपए की हम ये डिडक्शन आपको देंगे, और 60,000 रुपए की हम आपको ये डिडक्शन देंगे। तो ओवरऑल हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं 51,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000। टोटल डिडक्शन विच वी आर अलाउइंग इज 1,26,000। तो यहां आप लिखिएगा टोटल एलिजिबल डिडक्शन आपको दे दी जाएगी 1,26,000 अंडर सेक्शन 80C। क्लियर है? बताइए कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। एन इंडिविजुअल assessee resident in India has made the following deposits or payments during the previous year। उसने कंट्रीब्यूशन दिया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1,50,000 का, पीपीएफ 80C में मिलता है। उसने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है अपनी स्पाउस की लाइफ पर, पॉलिसी 1 अप्रैल 2015 को ली थी, अश्योर्ड वैल्यू इज 2 लाख, आपने प्रीमियम दिया 25,000। तो पहले तो परसेंटेज निकाल लो कि ये 25,000 2 लाख का कितना परसेंट है, कितना आ जाएगा, 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये आ जाएगा सर 12.5%। अब चार्ट में जाके देखो कि चार्ट के हिसाब से आपको कितना अलाउ हो सकता है। पॉलिसी आपने कब ली है, पॉलिसी ली है आपने 1/4/2015। तो 1/4/2015 के बाद अगर आप पॉलिसी ले, सॉरी 13 के बाद पॉलिसी लेते हैं तो 10% मिलता है अदर के केस में, और अगर हैंडीकैप का केस है, डिसेबिलिटी का केस है, तो 15 मिल जाता है। तो यहाँ पर 10% ही अलाउ करेंगे, 10% ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये 25 नहीं अलाउ होगा, आपको अलाउ कितना होगा, 20,000। आगे आइएगा। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 80C। तो बहुत सिंपल सी चीज है, देखिए आप यहाँ पर आपने बोला 80C में कितनी डिडक्शन देंगे हम, तो हमने आपको बोला सबसे पहले पीपीएफ की डिडक्शन दे दो आप, कितनी की, 150 की। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप एलआईपी की दे दो। अब एलआईपी में आपने देखा कि आपने 25,000 रुपए दिया है, बट ये तो अलाउ हो नहीं सकता आपको। यू कैन क्लेम मैक्सिमम, मैं यहां लिख रहा हूं, यू कैन क्लेम मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड का मतलब ये हो गया कि 2 लाख रुपीस इंटू 10%, तो ये आ गया सर एलआईपी में 20,000 रुपए। अब एक बात बताओ, टोटल डिडक्शन कितनी हो गई, 1,70,000 रुपए, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कंडीशन, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C में आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है, 1,50,000। और सर 80C ही नहीं, 80C ही नहीं, 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD, इन तीनों सेक्शंस को मिलाकर आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 150। तो यहां पर भले ही 170 बना हो, आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन देंगे वो 150 ही देंगे। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को भी, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। मैं अब चल रहा हूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, आंसर देख लीजिए पहले इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। So the total deduction is rupees 1,70,000. However, maximum deduction permissible under section 80C is restricted to 1,50,000. नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज रुपीज 8 लाख, 8 लाख रुपए आपकी जीटीआई है। आपने ये पेमेंट्स करी हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 1,10,000 एटीसी में चला जाएगा। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एपीजे स्कूल, आपने ट्यूशन फीस पे करी है फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज सन, अपने बेटे की एजुकेशन के लिए, स्टडिंग इन क्लास 12। तो ट्यूशन फीस की डिडक्शन आपको कहां मिलती है, एटीसी में मिलती है, और ये डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये एटीसी है, ये एटीसी है। आगे देखिए, आपने रीपेमेंट करा है हाउसिंग लोन का टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो ये वाली डिडक्शन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन जो आप पे करते हैं फॉर टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो ये डिडक्शन भी आपको एटीसी में मिल जाती है। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल याद आया आपको, ईएमआई, ईएमआई में दो चीजें, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 24 बी में गया, प्रिंसिपल 80 सी में आ गया। आगे देखिएगा, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन एलआईसी फंड्स, फंड्स ऑफ एलआईसी, तो ये भी आपका किस में है, 80 सी में है। अब बताइए, 1,10,000 प्लस 45 प्लस 25 प्लस 1,05,000, ये सारी डिडक्शन आपको मिल जाएंगी, बट ओवरऑल इसका अमाउंट कितना आएगा, 1,10,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000 प्लस 1,05,000, तो सर ओवरऑल इसका आ जाएगा 2,85,000, बट आपको मैक्सिमम कितनी मिल सकती है डिडक्शन, 1,50,000, तो आपको 1,50,000 की यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी। देखिएगा, डिडक्शन अलाउएबल अंडर चैप्टर 6A फॉर द असेसमेंट ईयर इज रुपीज 1,50,000। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, ये हमने थर्ड कर लिया है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, मिस्टर ए हैं जिनकी एज 40 साल है, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ओहो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए 80D का प्रश्न। आगे देखिए, उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ स्पाउसेस। ये सेक्शन सुनते ही आपके माइंड में क्या आएगा, आप प्लस आपकी स्पाउस प्लस आपके बच्चे, ये सब क्या है, आपकी फैमिली, और आपके पेरेंट अलग हैं, तो पेरेंट के लिए अलग डिडक्शन है, आपके लिए अलग डिडक्शन है। लिमिट कितनी है, याद करिए, कोशिश करिए याद करने की, बिना बुक देखिए, बिना बुक देखे याद करिए। 25,000 अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, 50,000 अगर फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, पेरेंट के लिए 25,000 अगर उनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, और 50,000 अगर उसमें से कोई सीनियर सिटीजन है। तो क्या आप सीनियर सिटीजन हैं, नहीं, आप 40 साल के हैं, आप सीनियर सिटीजन नहीं है। आपने प्रीमियम कितना दिया है, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए किसके लिए दिया है, अपनी हेल्थ की अपने और अपने स्पाउस के लिए। आगे बढ़िए, ही ऑल्सो पेड medical insurance premium of rupees 47,000 during the year to ensure the health of his father, अपने फादर के लिए दिया है जिनकी एज 63 ईयर है। ओके, तो फादर यहां पर सीनियर सिटीजन हो गए, 63 साल के हैं, ठीक है। हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, तो कोई बात नहीं, फादर के लिए, पेरेंट के लिए डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट नहीं देखना था। आगे बढ़िए, he contributed rupees 3,600 towards the central government health scheme during the year. He has also incurred 3,000 in cash on the preventive health checkup. ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे हम 3,000 रुपए कैश में पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, उसके बाद देखिए, एंड 4,000 बाय चेक ऑन द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज फादर, अपने फादर के लिए उसने 4,000 रुपए दिए। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो अब आपको बताना है कि कितनी डिडक्शन उसे मिलेगी। आइए यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल डिडक्शन
अवेलेबल अंडर सेक्शन 80D। यहां पर आप दो कॉलम बना लीजिए। एक बनाइए आप यहां पर सिंपल सा एक्चुअल पेमेंट का, आपने एक्चुअली क्या पे किया, और यहां पर लिखिए एलिजिबल डिडक्शन। अब यहां पर आप लिखिए फॉर फैमिली। फैमिली में कौन आएगा? सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस बच्चे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आप क्या लिखेंगे? फॉर पेरेंट। पेरेंट में कौन आ जाएंगे? मदर और फादर। बताइए कोई डाउट है यहां तक किसी को भी? प्लीज कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब देखिए क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में। आपने 20,000 रुपए पे किए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर, यहां लिखिए इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं, 20,000। बी, आपने क्या किया है दूसरे नंबर पर? देखिए आपने फादर के लिए, इसके बाद आपने क्या किया? फादर के लिए 47,000 रुपए पे किए, तो यहां लिखिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी, 47,000 रुपए फादर के लिए पे किए। अभी मैं केवल पेमेंट्स डाल रहा हूं जो आपने पे किया। उसके बाद आपने क्या किया है, क्वेश्चन पर आइए। उसके बाद आपने 3600 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में डिपॉजिट किए हैं, तो ये भी डिडक्शन में मिल जाता है। पेमेंट टू CGHS, लीजिए 3600 रुपए आपको यहां मिल गए। आगे देखिए, फिर आपने 3,000 रुपए इंकर्ड करे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे। लो जी, पॉइंट नंबर सी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो याद है आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपए तक मिल सकता है, बट मैक्सिमम 25 और 50 से ज्यादा नहीं होगा। तो बताइए आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर कितना पे किया? 4,000। अब देखिए समझिए, यहां पर आपको ये 20 की पूरी डिडक्शन दे देंगे, आपको ये 3600 की पूरी डिडक्शन दे देंगे, बट आपकी जो डिडक्शन है, जो टोटल डिडक्शन है आपकी, वो 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप यहां पर बैलेंस इन फिगर निकालिए जरा। 25,000, मैं यहां लिखता हूं 25,000 माइनस माइनस 20,000 और माइनस 3600। तो सर यहां जो बेनिफिट मिलेगा वो 1400 ही मिलेगा, और इसे लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1 में। अब एग्जामिनर को भी तो समझाना है ना आपको, तो यहां लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, और यहां बताइए एज पर सेक्शन 80D the maximum deduction can be availed rupees 25,000 where the premium is paid for self and family. So premium paid for rupees 20,000 as well as contribution made for rupees 3,600 shall be allowed fully, and amount paid for preventive health checkup shall be restricted to rupees 1,400, as the maximum deduction shall not exceed rupees 25,000. Clear?
वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा यहाँ पर, वो मैं बताऊंगा अभी कहाँ बनेगा। आइएगा वापस क्वेश्चन पर। अब आप फादर के लिए पढ़िए। फादर के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? आपने 4,000 रुपए इनके लिए पे किया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर, फादर की। तो अब फादर की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाइए। यहाँ पर लिखिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब 4,000 रुपए आप यहां डालते हैं, तो बताइए आप ओवरऑल कितना अलाउ करेंगे इन्हें? 51,000 है, ओवरऑल कितना अलाउ करेंगे? 50,000। तो कैसे करेंगे आप? 47,000 यहां और 3,000 यहां। तो इसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 2 दो। आप बोलो चलो मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 2 की शेयर करेंगे। सेम आप ऊपर वाली कहानी यहां लिखेंगे कि भाई अगर आप सीनियर सिटीजन होते हैं तो आपको 50 तक की डिडक्शन मिलती है। अपने शब्दों में लिखना है स्टूडेंट्स, कुछ हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखनी, कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं लानी। अपने शब्दों में लिखो, सिंपल अपनी लैंग्वेज बनाओ, आपकी जो भी भाषा हो वो बनाओ। जो भी भाषा का मतलब लिखना इंग्लिश में ही अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, बट ग्रामेटिकली यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ड टू वर्ड लिखो, जो आपको समझ आता हो वो लिखो। कि भाई सेक्शन 80D ये कहता है, मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखेंगे, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। सेक्शन 80D ये कहता है कि इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन द मैक्सिमम डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर ₹50,000 and hence in this case 47,000 shall be fully allowed and preventive health checkup ₹4,000 shall be restricted to 3,000 because the maximum deduction cannot exceeds rupees shall not exceeds rupees 50,000 in case of a senior citizen। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। अब बताइए टोटल डिडक्शन आपको कितनी मिल गई? यहां बता दीजिए अब एग्जामिनर को कि टोटल डिडक्शन आपको कितनी मिल गई? 50,000 ये मिल गई, 25,000 ये मिल गई, आपको टोटल डिडक्शन मिल गई 75,000। देख लीजिए क्वेश्चन में। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज 25,000 प्लस 50,000 दैट इज 75,000। बताइए यहां तक कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर वाई हैं, 40 साल के हैं, उन्होंने एक अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 22,000 का इस प्रीवियस ईयर में टू इंश्योर द हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है जी। He also paid a medical insurance premium of 33 during the year to ensure the health of his mother। और मदर यहाँ पर 67 ईयर की हैं। तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, सेल्फ और यहाँ रख देते हैं पेरेंट, ऐसे कर लेते हैं इसको। प्रेजेंटेशन के साथ नहीं करूंगा, अब आप केवल आंसर देखिए। जहां देखिए इसकी सेम प्रेजेंटेशन पिछले क्वेश्चन जैसी ही है, तो इसलिए मैं यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं। आपने सेल्फ के लिए इंश्योरेंस दिया 22,000, पेरेंट के लिए आपने इंश्योरेंस दिया 33,000। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद वो कहता है पेरेंट डिपेंडेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, पेरेंट का डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। पेरेंट का अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो पेरेंट डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट हो, दोनों ही केस में आपको डिडक्शन मिलती है। आगे बढ़िए। उसने यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है 20,000 का फादर के लिए। ओहो, फादर के लिए उसने 20,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया। फादर के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड करने पर डिडक्शन मिलती है। ठीक है। एज जिनकी 71 ईयर है, लेकिन कंडीशन थी अगर आप पेरेंट का मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं, मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन लेते हैं, तो आपके पास इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस तो है इसके पास, है, लेकिन वो इंश्योरेंस किसका है? मदर का। तो मदर का इंश्योरेंस है, लेकिन उसने खर्चा किस पर क्लेम किया? फादर पर, तो कर सकता है। लेकिन मान लो एग्जामिनर आपको घुमा दे, एग्जामिनर यहां पर फादर ना लिख के क्या लिख दे? मदर, तो यहां पर आपका आंसर बदल जाएगा। वहां पर आप क्या बोलेंगे? अरे मदर का तो आपने इंश्योरेंस भी ले रखा है और मदर पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन भी ले रहे हो, तो वहां आपका आंसर गलत हो जाएगा। प्लीज आंखें ओपन रखना। मदर का इंश्योरेंस है, फादर का इंश्योरेंस नहीं है, तो फादर के एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन मिल जाएगी, मदर के पे नहीं मिलेगी। लिखा भी है इसने, देखो, हु इज नॉट कवर्ड अंडर एनी मेडिकल पॉलिसी।
हिज फादर इज नॉट ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन हिम। कोई बात नहीं ना, फादर बेचारे हो, मतलब देखो माता पिता होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो नॉट डिपेंडेंट हो, उसके लिए हमें डिडक्शन मिलेगी। आगे देखिए, he contributed 6,000 to central government health scheme during the year। तो 6,000 रुपए उसने अपने CGHS में दिए। अब आप पूछेंगे सर यहाँ कहाँ लिखा है उसने अपने लिए दिए, ये कैसे मान रहे हो आप अपने लिए दिए? तो CGHS स्कीम में आप सीनियर सिटीजन होने से पहले पहले देते हैं, सीनियर सिटीजन वाले CGHS में नहीं जाते, तो इसलिए यहाँ पे मान के चलो कि आपने अपने लिए ही दिए हैं। अब आपसे क्या पूछा है आगे देखो, आपको बोला कंप्यूट द डिडक्शन अलाउएबल। चलो आओ, यहां पर आपने टोटल कितनी पेमेंट दी 28,000, मैक्सिमम कितनी मिल सकती है आपको 25,000। यहां पर आपने टोटल पेमेंट कितनी दी 53,000, मैक्सिमम कितनी मिल सकती है आपको 50,000। तो 50 ये और 25 ये, टोटल कितनी मिल जाएगी 75,000। बताइए कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं सर। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसने ये डिपॉजिट किया है 50,000 with a life insurance corporation every year for maintenance of his handicapped grandfather who is wholly dependent upon him. The disability is one which come under the person with disabilities equal opportunities protection and right and full protection, मतलब उस एक्ट में कवर होती है, ठीक है। A copy of certificate from the medical authority is submitted. Compute the deduction available under section 80DD। तो 80DD की डिडक्शन एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। 80DD में क्या बातें लिखी हुई थी डिडक्शन के लिए, मैं खुद भूल गया हूं, तो प्लीज मुझे याद दिलाइएगा एक बार। 80DD के लिए कंडीशन ये थी कि, ये तो हम 80D पढ़ रहे हैं, 80DD पर आ जाते हैं। हाँ, 80DD में कंडीशन थी कि आपने या तो कोई खर्चा किया हो या आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया हो, किसके पास, LIC के पास या किसी इंश्योरर के पास, फॉर द बेनिफिट ऑफ सच डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन। और आप किसके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, आप किसके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहां पर बताया स्पाउस, बच्चे, पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर। आपने यहां पर किसके लिए दिया है, ग्रैंडफादर के लिए दिया है। तो अब बताइए क्या आपको डिडक्शन मिलेगी? अब देखिए सिंपल, डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, देखिए, सिंस amount deposited by Mr. X was for his grandfather and grandfather are not covered under the list of relatives जो कि इस सेक्शन के लिए दिए गए थे, तो he will not be allowed any deduction under section 80DD। The deduction is available if the individual assessee incur any expense for the dependent disabled person. So grandfather does not come within the definition of dependent, hence the deduction shall not be allowed। ऐसे आपको आंसर भी एग्जाम में प्रेजेंट करना है कि आपको डिडक्शन मिल रही है तो क्यों मिल रही है, नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आइएगा स्टूडेंट्स मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर बी हैज टेकन 3 एजुकेशन लोन, 3 एजुकेशन लोन लिए हैं। अच्छा, 80E का सेक्शन आ गया यहाँ पर, एजुकेशन लोन, ई से एजुकेशन, ई से सेक्शन 80E, ठीक है, ऐसे मत याद करना, गलती हो जाती है। तो मिस्टर बी ने 3 लोन लिए हैं एजुकेशन लोन 1 अप्रैल 2020 को। डिटेल आपको ऐसे दी हुई है, ये थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो गया है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली एक बॉक्स है, ये आपका दूसरा बॉक्स है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, और ये आपका तीसरा बॉक्स है, मैं इसे कर देता हूं एक तीसरे कलर से, ऐसे है। हाँ जी, वापस आते हैं, तो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपने 3 लोन लिए, लोन 1 लिया बी के लिए MBA कराने के लिए, MBA इज अ हायर एजुकेशन, यस। लोन नंबर 2 आपने लिया बेटे के लिए, सन ऑफ बी, बी के सन के लिए लिया, आप कौन है, मिस्टर बी है। अच्छा, तो आपने अपने लिए लिया, आपने अपने बच्चों के लिए लिया,
और लोन नंबर 3 आपने लिया अपनी बेटी के लिए, डॉटर ऑफ बी, बीए कराने के लिए। बीए भी हायर एजुकेशन है, मैंने आपको बताया था 12th क्लास के बाद आप जो भी करेंगे वो सब हायर एजुकेशन है, वो सब हायर एजुकेशन है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं 12th करने के बाद आप गली मोहल्ले के किसी छोटे से इंस्टीट्यूट में पहुंच गए हैं और वहां से आप कोई कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स या डिप्लोमा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये भी हायर एजुकेशन है, नहीं वो हायर नहीं है। 12th क्लास के बाद जो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स किए जाएं वो सब हायर एजुकेशन है। बीएससी कर रहे हैं हायर एजुकेशन है, एमबीए कर रहे हैं हायर एजुकेशन है, ठीक है। तो आपने लोन कितना लिया, 5 लाख। एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन 1,40,000 80,000। आपने इंटरेस्ट दिया 20,000। अर्जुन की तरह से आंखें खोलो, सॉरी आंखें बंद करो और निशाना लगाओ। निशाना कहां लगेगा, सीधा सीधा मछली की आंख पर, क्योंकि मछली की आंख यहां पर क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 80E के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जितना आप इंटरेस्ट पे करेंगे, ये देखो, आ जाओ 80E पर एक बार। 80E 80E में मैंने क्या पढ़ाया था, जितना आप इंटरेस्ट पे करेंगे, टेकन फॉर द हायर एजुकेशन, टेकन फॉर द हायर एजुकेशन, उस इंटरेस्ट की हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। तो यहां पर क्वेश्चन हमारे सामने, ये लोन दे रहा है, ये लोन का अमाउंट दे रहा है, ये प्रीपे रीपेमेंट दे रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं मेरे लिए। मेरे लिए काम की बात क्या है, केवल ये 20,000 रुपए, केवल ये 10,000 रुपए और केवल ये 18,000 रुपए मेरे काम की बातें हैं। क्योंकि क्योंकि तीनों ही लोन हायर एजुकेशन के हैं, तो मुझे यहां पर तीनों में ही डिडक्शन मिल जाएगी। सो द टोटल डिडक्शन शैल बी अलाउड 20,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 कम्स टू 48,000। अब आंसर कैसे देना है आपको एग्जाम में, देखिएगा आप आंसर कैसे लिखेंगे, मैं इसकी प्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, आप क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे लिख के आएंगे, देखिए। एज पर सेक्शन 80E एसएससी, एसएससी जो कि रेजिडेंट है, एसएससी बीइंग रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E ऑन अकाउंट ऑफ या इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहां कर दीजिए, चलिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड फॉर द लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, दिस deduction shall be allowed from the year in which such interest is paid and will be allowed up to 8 assessment year, 8 साल तक आपको मिलेगी। So in this case deduction shall be allowed for rupees 20,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 as the all interest are paid for higher education and are paid for the
सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली। तो क्योंकि आपने सबके लिए पे किया है तो आपको ये डिडक्शन दे दी जाएगी। मतलब एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं ये बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको क्या करना है, सेक्शन 80 की जो बातें हैं उन बातों को क्रक्स करना है, क्रक्स करना है, छोटा करना है। छोटा करके जो उसका निचोड़ निकलता है उस निचोड़ को अपने शब्दों में लिख देना है, ताकि जब आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर चेक करे, जब वो आपके आंसर को देखे तो आपका आंसर देखते ही उसकी आंखें खुल जाएं। आंखें खुलते ही उसे लगे अरे इस बच्चे को तो सब कुछ पता है, इसे पता है सेक्शन 80E के अंदर आता है, इसे पता है कि हायर एजुकेशन के लिए मिलता है। अंडरलाइन भी करके आइएगा अपने आंसर में, अंडरलाइन करिए ताकि उसका ध्यान सीधा वहीं जाए। सेक्शन 80E के अंदर मिलेगा, हायर एजुकेशन के लिए मिलेगा। फिर आप इंटरेस्ट को हाईलाइट करिएगा, इंटरेस्ट पेड, तो उसको ध्यान जाएगा सीधा। देखिए आपका क्वेश्चन पेपर कैसे चेक हो, आपका क्वेश्चन पेपर कैसे चेक हो, ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, ये आप कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। मैं आज आपको एक बात बता दूं, जितने स्टूडेंट्स कम नंबर लाते हैं ऐसा नहीं है उनकी नॉलेज में कहीं कमी होती है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की नॉलेज में कमी हो, उन्होंने ढंग से ना पढ़ाई की हो, बट मैंने नोटिस किया है कि आपके एग्जाम का लिखने का तरीका गलत होता है। आप एग्जाम में लिख के तो आ जाते हैं लेकिन आपको खुद को नहीं पता आपने क्या लिख दिया। तो जब आपको खुद को नहीं पता आपने क्या लिख दिया तो आप उस एग्जामिनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका पेपर पढ़ के चेक कर लेगा। उसको तो 10 मिनट में, 15 मिनट में, या चलो जोर मारकर मैं बात करूं 20 मिनट के अंदर आपका पेपर चेक करना है। 20 मिनट में वो आपका इतना ढंग से पढ़ेगा पेपर? कभी नहीं पढ़ेगा। आपको यहाँ क्या करना है, हाईलाइट करना है, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। देख एग्जामिनर, देख, आंखें खोल और देख, मैं तेरा ध्यान यहाँ खींचना चाहता हूं, और जैसे ही मैं तेरा ध्यान यहाँ खींचूंगा तो तू तो फिर मेरा फैन हो जाएगा। मतलब फिर तू कहेगा मेरे को सेक्शन भी आता है, मेरे को इंटरेस्ट भी पता है, हायर एजुकेशन भी पता है, और मजे की बात मुझे 8 साल भी पता है, मुझे 8 साल का भी प्रोविजन पता है। अब ऐसे में तुम मेरे नंबर मत काटना, और काटने की हिम्मत भी नहीं होगी एग्जामिनर की। जब आप इतना कुछ उसे दिखा के आ रहे हैं कि देख मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, फिर एग्जामिनर क्यों काटेगा भाई आपके नंबर? कोई मतलब ही नहीं बनता वो आपके नंबर काटे। आपके मन में सवाल आएगा सर फाइनल आंसर जो देंगे उसके नंबर काट लेगा वो, हम जो फाइनल आंसर देंगे उसके नंबर काट लेगा। गलत कह रहे हैं आप। अगर मान लीजिए आपका फाइनल आंसर गलत हो गया क्योंकि आपने ये पॉइंट गलत कर दिया, तो इस नंबर की तो स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी, इस नंबर की तो स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी। क्लियर? तो ऐसा नहीं है फाइनल गलत तो पूरा गलत, स्टेप मार्किंग भी है। स्टूडेंट्स मैं आपसे फिर कह रहा हूं बार बार, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप एग्जामिनर को अपना पेपर अच्छा दिखा के आ जाते हो, कैसे? ये हाईलाइट करके, हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन करके, हाईलाइट मत करना, हाईलाइटर मत यूज करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइटर नहीं यूज करना है। तो अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन में ऐसा भी मत कर देना, कुछ स्टूडेंट कहते हैं अच्छा अंडरलाइन के नंबर हैं, ये लो, ये लो जी, अब अंडरलाइन करके आएंगे हम पेपर को। ऐसे अंडरलाइन करना शुरू करते हैं वो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। अब एग्जामिनर कहेगा भाई आपने तो पूरा पेपर अंडरलाइन कर दिया, पूरा पेपर पढ़ना है क्या मुझे? तो ये गलती भी मत करना। अंडरलाइन वो करो जहां पर आपका ध्यान, जहां पर आप एग्जामिनर का ध्यान खींचना चाहते हो। क्लियर? बाकी इस तरह की मैं और टिप्स आपको दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपने नोटिस किया होगा, मैं जिस तरह से आज आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैंने इससे पहले किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं। तो अब आप धीरे धीरे देखिएगा जब मैं आपके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, जितनी वीडियोस आएंगी, जो लाइव सेशन आएंगे, वहां पर मैं इन चीजों को आपको बताऊंगा। अब आप मेरा एक दूसरा रूप यहां से देखेंगे। अभी तक मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी दे रहा था, मैंने एग्जाम प्रेजेंटेशन पे तो बात ही नहीं करी थी। अब मेरा सारा फोकस एग्जाम प्रेजेंटेशन पर शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम 10th अप्रैल ऑनवर्ड्स।
10 अप्रैल के बाद मैं आपको इतनी टिप्स दे दूंगा ना एग्जाम प्रेजेंटेशन की, इतनी टिप्स दे दूंगा कि आप कम नंबर आए पॉसिबल ही नहीं है। आप 80 नंबर कम से कम टेक्स्ट के पेपर में स्कोर करेंगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट नॉलेज अच्छी होगी। मतलब देखिए दो बातें होती हैं स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू स्कोर द नंबर, यू स्कोर द मार्क्स ऑन टू बेसिस। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है और एक आपकी प्रेजेंटेशन होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है बट आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है बट प्रेजेंटेशन वीक है, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर कब मिलेंगे? जब कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब प्रेजेंटेशन में आपको सिखा दूंगा। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि प्रेजेंटेशन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ इतने अच्छे से सिखा दूंगा कि आप टेक्स्ट के पेपर में नंबर नहीं कटवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने क्वेश्चन लिखा है तो अच्छा लिखा है, नहीं लिखा है तो एक बात अलग है। ये प्रेजेंटेशन में डेवलप कर दूंगा कि आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे। आप उसे चूहा या बिल्ली वाला खेल नहीं खेलेंगे कि पता नहीं कौन किसके पीछे भाग रहा है, कौन किसके पीछे आ रहा है। क्लियर? आइएगा मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। हाँ, मिस्टर ए परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपेशन। मिस्टर ए ने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 45 लैक्स, 45 लाख रुपए में उन्होंने खरीदा 1/4/2017 को, जिसके लिए उन्होंने एक हाउसिंग लोन लिया 35 लाख रुपए का फ्रॉम अ बैंक ऑफ इंडिया एट अ 11%। तो उन्होंने एक लोन ले लिया। चलिए, ऑन द सेम डेट लोन वॉज सैंक्शन ऑन 28 मार्च 2017। आपको एक सेक्शन याद आया इससे, 80EE? मुझे तो याद आ गया। 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में लोन सैंक्शन होना चाहिए। यस और नो? यस। अब आपको बताना है कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 21-22 के लिए एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, assuming that the interest entire loan was outstanding on this date, he does not owe any other house। तो यहां पर सेक्शन लगाओ 80EE। क्या कहता है वो सेक्शन? जितना आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट जो कि आपको 24B में अलाउ नहीं हो पाया है, हम उस पर आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन दे देंगे। हम उस पर आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन दे देंगे। देखिए आपका लोन कितना है? आपका लोन है सर 45 लाख। नहीं, लोन है आपका 35 लाख। तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं। 35 लाख का लोन किस रेट से? 11% से। तो बताइए कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 35 लाख इंटू 11%, 3,85,000। इस 385 में से 2 लाख रुपए तो आप कहां ले जाएंगे? 24B में, हाउस प्रॉपर्टी में। बाकी जो 1,85,000 बच गया, इसको आप कहां ले जाएंगे? 80E में, डबल ई में। लेकिन 80EE में मैक्सिमम कितना मिल सकता है आपको? 50। तो बाकी आपका बेकार हो जाएगा, बट 50 की आपको डिडक्शन 80EE में मिल जाएगी। देखिएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE इज रुपीज 1,85,000। one that is 3,85,000 minus 2 lakh but restricted to 50,000। सो आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन यहां पर दे देंगे। इसी के साथ एक नया सेक्शन लेके आए थे 80EE ए। इसमें कितनी लिमिट कर दी थी? 150। याद आया? आना चाहिए स्टूडेंट्स, आना चाहिए याद आपको। ये देखिए 80E मैंने आपको पढ़ाया था 80G से पहले। ये रहा 80EE और ऊपर रहा 80EE, दोनों मैंने आपको पढ़ाए थे। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 वी आर डिस्कसिंग।
तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऊपर वाला ही है, इसको आप होमवर्क में करिएगा, इसमें ऐसा सच कुछ खास बात नहीं है, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। बस इसमें क्या बात है वो बता देता हूं। देखिए, जो आपने मकान ए लिया है उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 45 लाख है, एज पर सेक्शन ओके है, लेकिन यहाँ 48 लाख है, तो यहाँ आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ई में, ई बी में सॉरी, जो एसडीवी होनी चाहिए थी, एसडीवी जो होनी चाहिए थी, सॉरी ए में एसडीवी जो होनी चाहिए थी वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, बट आपके क्वेश्चन में जो एसडीवी है वो 48 लाख रुपए है, तो इसलिए आपको यहां डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर? बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप करिएगा, हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से मिस्टर शिवा 58 ईयर ओल्ड है, उनकी ग्रॉस टोटल इनकम है 7,75,000 रुपए, कंप्राइजिंग द इनकम फ्रॉम सैलरी एंड द हाउस प्रॉपर्टी। उन्होंने कुछ ये पेमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने LIC में प्रीमियम पेड फॉर द इंश्योरर ऑफ लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर है, 1/4/2017 को पॉलिसी ली, 1/4/17 को पॉलिसी ली, इसका मतलब 10% तक का ही प्रीमियम वो दे सकते थे ऑफ सम एश्योर्ड। एश्योर्ड वैल्यू है 180, तो 180 का 10% आ गया 18, उन्होंने प्रीमियम दिया 20, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी 18। याद आ रहा है? आ रहा है याद या नहीं? आना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया अपने लिए 12,000, स्पाउस के लिए 14,000, तो टोटल 12 प्लस 14 टोटल हो गया 26, बट रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे कितने पर? 25 पर। एटीडी याद है? याद है। डोनेशन दी है पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ATG में 50,000 की चेक से, तो यहां पर ATG और पॉइंट नंबर D, ABCD याद है? ABCD, तो पॉइंट नंबर D आ गया। आगे LIC पेंशन फंड में 60,000 रुपए दिए हैं, ATC C। आगे डोनेशन दी है नेशनल चिल्ड्रंस फंड को, नेशनल चिल्ड्रंस फंड 25,000, ATG। जवाहरलाल नेहरू ATG कैटेगरी B। इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ATG कैटेगरी C। PPF ATC। तो यहां से आपने एक एक कैटेगरी डिसाइड कर ली। अब आपसे पूछा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ शिवा, शिवा की इनकम बता दो भाई, बड़ा आसान है, शिवा की इनकम बता देंगे अभी। आओ यहां लिखो क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ शिवा। कैसे बताएंगे? सिंपल तरीका, ये लो जी, लाइनें डालनी हमने। अब आप यहां लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम कितनी दी है क्वेश्चन में? 7,75,000। क्लियर? इसके बाद आप लिखेंगे यहां पर डिडक्शंस, तो यहां आप लिखिए डिडक्शंस। डिडक्शंस में सबसे पहले आप लिखेंगे ATC। अब ATC में आपने कौन कौन सी डिडक्शन डाली है देखिए, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ATC में, उसके बाद आपने क्या रखा है, ये LIC पेंशन फंड है ATC में, उसके बाद आपने क्या रखा है, PPF ATC में। तो यहां लिखिए आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIP, PPF, और आपने एक चीज और रखी है LIC पेंशन फंड, तो ये ATC में है, ATCC में LIC पेंशन फंड है। अब बताइए LIP में आपने कितना रखा? LIP में सर 1,80,000 का 10% ही कर सकते हैं, आपने क्योंकि 20 दिया है तो वो 20 अलाउ नहीं होगा। यहां पर आप लिखेंगे 180 का 10%, दैट कम्स टू बी 18,000।
और पीपीएफ में आपने कितना पैसा दिया है? 1,00,000। तो पीपीएफ का आप लिखेंगे 1,00,000। टोटल आ जाएगा 1,18 और LIC पेंशन फंड 80CCC में आपने कितना दिया है? CCC LIC पेंशन फंड 60,000। तो यहां आ जाएगा 60,000 और इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1,78,000। बट आपको पता है यहां आप लिखेंगे बीइंग मैक्सिमम अलाउड अंडर सेक्शन 80C प्लस CCC प्लस CCD। तो आपको कितना मिलेगा? 1,50। ठीक है, तो यहां पर आपकी एक डिडक्शन हुई। दूसरी डिडक्शन पर आइए, ATD। अब ATD में ये आता है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। ATD में क्या आता है? ये है 12,000 सेल्फ के लिए और 14,000 स्पाउस के लिए। तो यहां पर आप लिखिए ATD सेल्फ 12,000, स्पाउस 14,000, बट टोटल आपको कितना मिल सकता है? 25,000। यहां लिखिए बीइंग मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 25,000 एज पर सेक्शन ATD। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपको सेक्शन पता है, अगर आपको प्रोविजंस पता है, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको प्रेजेंटेशन में कहीं कोई इशू आएगा। क्योंकि अगर आपको सेक्शन पता है ना, तो फिर आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि मुझे कैसे लिखना है। कैसे लिखना है? आप सिंपल यहां इसे वर्किंग नोट नंबर 1 पे लेके जाएंगे, कहेंगे चलो मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 1 पे। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये 14 और 12 जो कि 26 बन रहा था, मैंने यहाँ 26 को 25 क्यों लिखा, मैं बताता हूं तुम्हें वर्किंग नोट में। चलो मेरे साथ। तो आप उसे वर्किंग नोट पे घुमा के लाओगे एग्जामिनर को, और जैसे ही आप उसे घुमा के लाओगे वो समझ जाएगा, वो तो आपकी नॉलेज का दीवाना बन जाएगा। वो कहेगा अरे इस बच्चे को तो सब कुछ पता है। जब इसे ये पता है कि 26 का यहाँ 25 क्यों आया, तो इसका मतलब अब इसे सब कुछ पता है। क्लियर? दूसरी डिडक्शन पे आइए, ATC हो गया, ATD हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारे सामने? तो हमने ये डोनेशन उठानी है, अब डोनेशन कर लेते हैं। अब तो सारी डोनेशन की ही डिडक्शन है। आइएगा मेरे साथ डोनेशन पर। नेक्स्ट पेज पर हम लिख रहे हैं डोनेशन, ATG। तो ATG में A कैटेगरी है, B कैटेगरी है, C कैटेगरी है और D कैटेगरी है। A में क्या क्या रखा हमने? सर A में हमने रखा है, ATG के A में ये रखा है हमने, तो 25,000 पूरे मिल जाएंगे। ये लो जी, 25,000 पूरे ले लो। यहां आपको लिखना है वैसे, चलो मैं लिख देता हूं। क्या है यहां पर? नेशनल चिल्ड्रन फंड्स, नेशनल चिल्ड्रन फंड, 25,000 रुपए पूरे मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25 पूरे मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, हमने ये कंप्लीट कर ली। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बी कैटेगरी में है 25,000। तो यहां लिखिए जवाहर लाल नेहरू 25,000। इसका लेकिन मिलेगा आपको 50%। तो कितना मिल जाएगा? यहां लिख लीजिए, यहां लिख देता हूं मैं इसको 12,500। बताइए यहां तक कोई डाउट नहीं। तीसरे पर आइए, हमने जवाहरलाल नेहरू भी यहां से कंप्लीट कर दी। ये लो जी, जवाहरलाल नेहरू गए। सी में आइए, 40,000। लेकिन सी में रेस्ट्रिक्शन होती है। सी में क्या है? फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग 40,000। लेकिन यहां पर कंडीशन है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। याद है या नहीं? सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, यहां लिखिए सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट। तो ये कैसे निकलता है? नेक्स्ट पेज पर आइएगा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, 10% ऑफ AGTI और डोनेशन मेड।
डोनेशन मेड कौन सी वाली, सी एंड डी वाली। तो एजीटीआई कैसे आएगी, अब एजीटीआई निकाल लो। एजीटीआई आती है सर जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और माइनस एग्जेम्प्ट इनकम, और माइनस क्या करते हैं, ऑल डिडक्शन। इसको काट लो, ये रेलेवेंट नहीं है, इसको काट दो। माइनस करते हैं हम इसमें से ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। तो बताइए जीटीआई आपके पास कितनी है क्वेश्चन में, जीटीआई मेरे को दी थी क्वेश्चन में, अभी मैंने ली 7,75,000। माइनस करिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया। माइनस करिए शॉर्ट टर्म, नहीं दिया। माइनस करिए डिडक्शन, तो डिडक्शन माइनस कर लो। एक आपकी 1,50,000 की डिडक्शन माइनस हो जाएगी, ये लो 1,50, और एक आपकी 25,000 की डिडक्शन माइनस हो जाएगी 80D वाली, ये रही 25,000। तो ये 25,000 माइनस कर लो, टोटल माइनस हो जाएगा 1,75। अब बता दो आपकी एजीटीआई कितनी आ गई, 7,75 माइनस 1,75, ये आ गई सर हमारी एजीटीआई 6 लाख रुपीस। अब 6 लाख का 10% कर लो, 6 लाख इंटू 10%, दैट कम्स टू बी 60,000 वर्सेस, और आपने डोनेशन कितनी दी है, आपने डोनेशन दी है सर, डोनेशन आपने दी है ये वाली हमने कर दी है। डोनेशन हमारी है डी कैटेगरी में, एक तो ये वाली है 50,000, ये डी में है, और सी में है 40,000। तो 50 और 40 कितने हो गए, 90,000। आपने दी है 90,000, आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, 60,000। अब 60,000 में से देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। 60,000 में से पहले आप क्या यूज करोगे, जो आपने सी कैटेगरी में 40,000 दिया है, तो ये तो आप पहले यूटिलाइज करके लाओगे। आप बोलोगे सर 40,000 तो मुझे यहां दे दो। अब आपके पास बच कितना गया, आपके पास बच गया 20,000। 20,000 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 50% कर दोगे आप, तो 50% में कितना आ गया, 10,000। यहां पर आपने कितना दिया है, डोनेशन डी कैटेगरी में आपने कितना दिया है, 50, तो आपको मिलेगा कितना, केवल 10,000। आपको मिलेगा कितना, केवल 10,000। याद है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, ये आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा 40,000, और डी कैटेगरी एज पर वर्किंग नोट नंबर मिलेगा आपको 10,000। तो मुझे बताइए आपको टोटल डिडक्शन जो मिली, टोटल डिडक्शन जो मिली वो कितनी मिली। सर आपको टोटल डिडक्शन मिली 25,000, 12,500, 40,000 और 10,000। तो आपको जो टोटल डिडक्शन मिली सर, वो मिली 87,500। अब बताइए आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, नेट टैक्सेबल इनकम आपकी आ गई, पीछे से चलिए, 7,75,000, 7,75 माइनस 1,50 माइनस 25, माइनस कर दीजिए 87,500, तो सर इनकम आ गई हमारी 5,12,500। क्लियर, 5,12,500 मेरी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई। आइए क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है देखिए, द टोटल इनकम इज 5,12,500 एंड द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज 87,500। बताइए कोई डाउट है यहां तक किसी को भी, नहीं सर। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11, ये आप होमवर्क में करिएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 80G, रेंट वाला क्वेश्चन है ये, आप होमवर्क में कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
12 इज ऑल्सो होमवर्क, ये पॉलिटिकल डोनेशन का है, सेक्शन 80 GGC। आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं, आपको डिडक्शन मिल जाती है। मैंने वैसे इसका आंसर यहां भी डाल रखा है, आप यहां से भी देख सकते हैं। अपने पहले कर लीजिएगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग निकल के आए उसके बाद यहां पर मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं देख लेता हूं क्या आप ये कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 आप मत करिएगा, ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा। इसके बाद और देख लेते हैं कि आपको होमवर्क में क्या दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज योर होमवर्क, करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या, कौन सा सेक्शन है, ATTT B सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको करवाऊंगा, चलिए ये भी मैं आपको करवाऊंगा और 15 भी मैं आपको करवाऊंगा। तो पहले आइए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। 14 में क्या है देखिए, मिस्टर ए है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 61 ईयर के हैं, उनके पास बिजनेस इनकम आती है 1,35,000 की, लॉटरी से इनकम आती है उनको 1,20,000 की, ग्रॉस है, ग्रॉस है इसका मतलब ये टोटल इनकम है। इसके बाद वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आता है 30,000 का बैंक से, 1,50,000 उन्होंने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, उनकी टोटल इनकम बताइए कितनी होगी। आइएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम बताइए कितनी होगी। तो टोटल इनकम के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये लिखेंगे, सबसे पहले उनकी इनकम कहां से दी है आपको, बिजनेस से, तो आप यहां लिखेंगे इनकम, इनकम अंडर हेड टीजीबीपी कितना दिया है, 1,35,000। उसके बाद दिया है आपको लॉटरी से 1,20,000, तो इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस, लॉटरी अदर सोर्सेस में जाती है, तो आप यहां पर लिखेंगे लॉटरी 1,20,000, और फिर आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन एफडीज 30,000, इंटरेस्ट ऑन एफडीआरस 1,30,000, तो टोटल इनकम आ गई उनकी 2,50,000, है ना। और कोई इनकम उनकी नहीं सर, इसके अलावा कोई और इनकम उनकी नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई, 2,50,000 प्लस 1,35,000, ये आ गई सर 3,85,000। अब माइनस करेंगे हम इसमें से डिडक्शंस, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, तो 80C में कौन सी डिडक्शन दोगे इसे, वो कहता है कि 1,50,000 आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो 1,50 की आपको 80C में डिडक्शन दे देंगे, ये लो जी 1,50। उसके बाद और डिडक्शन आपको कहां देंगे हम, एक डिडक्शन मैंने आपको सिखाई थी ATTTB सीनियर सिटीजन को, कितने तक की डिडक्शन देते हैं, 50,000 तक की, तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला 30, तो डिडक्शन कितनी दोगे 30, 50 तक की है, 50 तक की है, इसका मतलब अगर 50 से कम इंटरेस्ट होगा तो 50 से कम की डिडक्शन देंगे, मैक्सिमम 50 तक है। तो टीटीबी में आप ऐसे लिखिएगा, इंटरेस्ट और ₹50 विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा, तो आप डिडक्शन कितनी दे दोगे 30 की। तो बताइए टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, अब नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम आएगी सर 3,85,000 माइनस
150 माइनस 30,000 2,05,000। क्या यही हमारा आंसर है? नहीं, इसका मतलब कुछ छूट रहा है क्या? 61 साल के हैं, 1,35 उनकी इनकम है बिजनेस की, और 1,20,000 है लॉटरी की, और 30,000 है ये। तो 1,35, 1,20 और 30। ओहो, ओहो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये मैंने 1,30 कर दिया। यहाँ क्या होगा? ये भी बदल जाएगा। 1,20 प्लस 30, तो यहां आएगा 1,50। 1,50 प्लस 1,35, यहां आएगा 285। 285 माइनस 150, 1,30 है, 1,35 है। उसके बाद 1,50 ठीक है, ये भी 30 ठीक है। तो 285 माइनस 150 माइनस 30, तो ये तो 1,5 आना चाहिए। यहां कितना आ रहा है हमारे पास? 1,20,000। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज हम स्किप कर गए, देखिए इसके अंदर क्या है, एक आपके पास लॉटरी की इनकम जुड़ी हुई है, और मैंने आपको बताया था डिडक्शन इन इनकम से नहीं मिलती, डिडक्शन इन इनकम से नहीं मिलती। तो देखिए आपकी जो अदर इनकम है वो कितनी है? अदर इनकम में सर 1,35,000 रुपए और 30,000 रुपए। तो आपके पास जो नॉर्मल इनकम है वो 1,35,000 प्लस 30, जो कि आपकी बनती है 1,65,000 रुपए। तो आपकी डिडक्शन भी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी कितने पर? आपकी डिडक्शन भी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी कितने पर? रुकिएगा यहां पर, रेस्ट्रिक्टेड टू 165,000। तो आपको 1,65,000 की डिडक्शन देंगे, क्योंकि डिडक्शन कैन नेवर बी एक्सीड्स योर टोटल इनकम। टोटल इनकम कौन सी? नॉर्मल वाली इनकम, लॉटरी वगैरह की इनकम को हटाकर। तो 2,85,000 माइनस 1,65,000, ये आपका आंसर दिया हुआ है 1,20,000। क्लियर है यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट किसी भी तरह का हो तो पूछ लीजिएगा। Now we are moving to the next question, question number 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार, देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। मिस्टर बी, मिस्टर गुरनाम, एज्ड 42 ईयर, जिनकी एज है 42 ईयर, उनकी सैलरी इनकम है कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देनी। तो 5,50,000 रुपए इनकम अंडर हेड सैलरी है फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 31 मार्च 21। He has earned the interest of 14,500 on a saving bank account। ठीक है, ये अदर सोर्स की इनकम आ गई 14,500। Compute the total income of Mr. Gurnam for the assessment year 21-22 from the following particular। आइए यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, computation of total income of गुरनाम। यहां पर आप बनाइए फॉर्मेट, ये आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा पर्टिकुलर। आप यहां लिखेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी। इनकम अंडर हेड सैलरी कितनी आ गई? 5,50,000। उसके बाद आपको दी हुई है इनकम एक सेविंग खाते की 14,500। तो इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस 14,500। ऐसे करके यहां पर मेरे पास आ गई ग्रॉस टोटल इनकम 5,50,000 प्लस 14,500, जो कि हो गई 5,64,500। क्लियर? अब यहां से मैं देना शुरू करूंगा डिडक्शंस। अब डिडक्शंस में मेरे पास कैसे कैसे आई हैं,
सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग से बढ़ते हैं। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस को कैश में पे किया 25,000 रुपए का, फॉर इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन 15/7/2018, यहाँ पर 10% की कैपिंग थी और सम एश्योर्ड था 2 लाख। तो 2 लाख का 10%, 20,000 से ज्यादा आप प्रीमियम नहीं पे कर सकते डिडक्शन के लिए, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 20,000। आपने प्रीमियम कितना पे किया 25,000, तो हम आपको डिडक्शन देंगे 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की कितनी, 20,000। आगे देखिए, ये क्लियर। नेक्स्ट, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,500 पे किया, इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ हिज मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। सम एश्योर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ सन इज 2,50,000 और आपने पॉलिसी ली है 30/3/12। यहां पर कितनी कैपिंग थी, यहां पर कितनी कैपिंग थी, एक बार चार्ट पर देख लीजिएगा। यहां पर थी हमारी कैपिंग, मैं आ जाता हूं उस चार्ट पर जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया था। पॉलिसी आपने ली है 30/3/12, तो यहां पर 20% आप पे कर सकते थे, ठीक है जी। आपने पे कितना किया है, आपने पे किया है, एक मिनट रुकिएगा मैं क्वेश्चन पर वापस आ जाऊं। आपने यहां पर पे किया है 25,500, आप 20% पे कर सकते थे, तो 2.5 लाख का 20% होता है 50,000, 25,500 की आपको डिडक्शन दे देंगे। आइए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,500 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया चेक से 22,500 का, फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी वाज टेकन ऑन 8/9/17 और सम एश्योर्ड था उसका 2 लाख रुपए। बताइए इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी क्या? आपने खुद के अपने इंश्योरेंस के लिए, एक प्रीमियम पे किया है, तो इसकी तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। और यहां पर जो रेट होगा वो 10% होगा, क्योंकि पॉलिसी 1/4/2013 के बाद ली गई है। तो यहां पर सम एश्योर्ड है 2 लाख, इसका 10% आप यहां लेंगे, तो 2 लाख का 10% आप यहां पर जो लेंगे वो आ जाएगा आपका 20,000। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज देखिएगा, ये ऊपर जो हमने यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ प्रीमियम पेड फॉर बिरला सन लाइफ, ये हमने किसके लिए ली थी पॉलिसी, ये हमने ली थी डिपेंडेंट पेरेंट के लिए। एक बार 80C में जाके चेक करिए, क्या डिपेंडेंट पेरेंट के लिए अगर पॉलिसी लेते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलती है हमें। एक बार आइएगा आप 80C पर वापस। 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप किसके लिए ले सकते थे, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी टेकन फॉर द सेल्फ, स्पाउस एंड बच्चे, पेरेंट के लिए यहां नहीं था। ओके, तो आपको फिर ये वाली डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगी जो मैंने यहां पर ले ली है, इसको काट दीजिएगा। वापस आइएगा क्वेश्चन पर, तो ये भी हो गया, मतलब ये नहीं मिलेगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, और हमने ये ले ली है। तो आपको टोटल जो डिडक्शन मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी, 25,500 प्लस 20,000। टोटल आपको डिडक्शन यहां पर 80C में जो मिलेगी वो 45,500 मिल जाएगी। अभी देखते हैं और आगे क्या है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आइए, अब वो कहता है आपने प्रीमियम पे किया है 26,000 बाय चेक से पे किया, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे किया, अपने और फैमिली के लिए, तो 26 नहीं मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा 25, क्योंकि लिमिट कितनी है 25,000। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000। चलिए अब इसको यहां रख ही दीजिए, क्योंकि ये मिल जाएगा आपको, ये 25,000 भी मिल जाएगा, इसको यहां से काट दीजिए और इसको यहां से काट दीजिए। नेक्स्ट आइएगा मेरे साथ, 1500 आपने कैश पे किया है हेल्थ चेकअप के लिए, 4500 रुपए पे किया है चेक्स में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। तो 1500 और 4500 आपने टोटल कितना पे किया 6,000। तो ये जो 1500 है ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हेल्थ चेकअप का है, इट इज नॉट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। आपको मिलता है केवल 4500 रुपए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, ठीक है। तो याद रखिएगा ओनली प्रिवेंटिव का मिलेगा, नॉर्मल हेल्थ चेकअप करवाएंगे तो नहीं मिलेगा।
तो यहां पर आप लिखिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। और ये किसके लिए करवा रहे हैं आप? ये करवा रहे हैं आप पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स का मिल जाएगा आपको 4500 रुपए। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर आपने 6500 लोन इंटरेस्ट पे किया फॉर अ लोन टेकन फ्रॉम एमबीए, फॉर एमबीए परस्यूड बाय हिज डॉटर। तो ये 6500 रुपए की डिडक्शन आपको एटीई में मिल जाएगी। ये लो जी, एटीई इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन। ये लो जी 6500 रुपए, इसके भी ले लो। आगे देखो, ये भी हो गया। अब आपने 5000 रुपए डोनेट किए हैं कैश में एक इंस्टीट्यूशन को जो कि अप्रूव्ड है एटीजी में फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, एटीजीसी। लेकिन आपको इसकी डिडक्शन नहीं देंगे। देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपने कैश में पे करी। 2000 रुपए से ऊपर की डोनेशन कैश में पे करना पाप है। 2000 रुपए से ऊपर की डोनेशन कैश में पे करना पाप है। इसलिए ये डोनेशन की डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। लेकिन आइए वापस क्वेश्चन पर। एक डोनेशन, एक डिडक्शन हम आपको देंगे। वो डिडक्शन है हमारी 80 टीटीए, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की, जो ये कहती है इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज लोअर। तो बताइए इंटरेस्ट आपको कितना मिला? इंटरेस्ट मिला सर 14,500 और 10,000 विच एवर इज लोअर के हिसाब से डिडक्शन आपको कितनी मिल जाएगी? 10,000। तो ऐसा करके आपकी इनकम कितनी आ जाएगी? 5,64,500 माइनस 45,500 माइनस 25,000 माइनस 4,500 माइनस 6,500 माइनस 10,000। सर मेरी इनकम आ जाएगी इस केस में 4,73,000। बताइए कोई डाउट है यहां तक किसी को भी? कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। क्लियर है हम यहां तक? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइएगा स्टूडेंट्स। मार्क इट एज होमवर्क। आपका होमवर्क है, कुछ आप भी करिए, सब कुछ मैं ही थोड़ी करूंगा, आपको भी तो कुछ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज अगेन होमवर्क। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके आंसर बड़े ही तरीके से यहाँ बता रखे हैं कि क्या है। बस आपको जस्ट रीड करना है, मन में आंसर सोचना है और यहाँ पर इसको पढ़ के छोड़ देना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, प्लीज होमवर्क में ही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑल्सो योर होमवर्क। देन वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो होमवर्क। 20 के बाद जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पर 21 के बाद के क्वेश्चन अभी मैं पूरा करके इसको आपको दूंगा, ये पूरा नहीं है क्वेश्चन, ये आपका सारा होमवर्क रहेगा। तो 20 तक का आपको करना है, 21 के बाद का आपको होमवर्क 20 तक का कुछ मैंने करा दिया, कुछ आपको करना है। 21 के बाद तक का सारा, 21 के बाद का सारा आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 13 हमारा रह गया है स्टूडेंट्स। आई विल टेक दिस क्वेश्चन इन द लाइव सेशन। मैं लाइव सेशन में क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो प्लीज लाइव सेशन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल पाए। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स यहीं तक रखते हैं। काफी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, काफी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी आई होप इन क्वेश्चंस को करने के बाद डिडक्शन के चैप्टर पे। बाकी क्वेश्चंस हम बाकी रिमेनिंग सेशंस में, रिमेनिंग क्लासेस में करते हैं। नाउ द डिडक्शंस हैज बीन कंप्लीट फ्रॉम माय एंड। नाउ इट्स योर टर्न कि आप इसे अपना कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर करें और क्वेश्चंस के साथ भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा टीडीएस का चैप्टर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो प्लीज अभी तक की अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी आपके बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, सो दैट यू कैन एंजॉय एंड वॉच द वीडियोस ऑफ द टीडीएस क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
जल्दी मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।